हेलो स्टूडेंट, मैं अशोक राजपूत। स्टूडेंट, हमने वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ा है। अध्याय फर्स्ट था, ठीक है। उसके प्रश्नावली 1.1 के काफी सवाल को हमने हल किया है, ठीक है। और कुछ सवाल अभी भी बाकी हैं, कुछ क्वेश्चन अभी बाकी हैं, उनको हम आज के जो वीडियो है उस पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों से एलसीएम और एचसीएफ निकालते तो बनने लगा होगा, ठीक है। एचसीएफ और एलसीएम के बारे में मैं एक एक पॉइंट पूरा बताया हूँ, ठीक है। लेकिन आप लोगों ने पुराने वीडियो में सिर्फ दो संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम निकालना सीखे थे, ठीक है। लेकिन मैं आज के क्वेश्चन में कुछ नया तरीके का है, जिसमें दिया है 3 संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए बिना देर किए हुए मैं आपको क्वेश्चन की ओर ले चलता हूँ। मैं बोर्ड में क्वेश्चन लिख दिया हूँ स्टूडेंट, ठीक है। इसको एक एक करके सॉल्व करेंगे, ठीक है। आप लोग ध्यानपूर्वक बोर्ड की ओर देखना, ठीक है स्टूडेंट। चलिए, तो मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ के सुना दे रहा हूँ, ठीक है। क्या लिखा है क्वेश्चन तीसरा। जो पुराने थे क्वेश्चन फर्स्ट, क्वेश्चन सेकेंड और क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड हमने सॉल्व कर लिया है, ठीक है। उनके कुछ ऑप्शन थे फर्स्ट सेकंड थर्ड, उसी प्रकार से इसके भी हैं क्वेश्चन 3 के, ठीक है। तो चलिए इसके क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे एक एक करके, ठीक है स्टूडेंट। और जो नए स्टूडेंट हो वो पुरानी वीडियो जाकर जरूर देखें, ठीक है। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या लिखा है स्टूडेंट, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, ठीक है, ध्यान से देखना। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, ठीक है। कुछ ज्ञात नहीं करना है, सिर्फ इसमें जैसे पुराने सवाल में हम बनाए हैं, जो पिछले सवाल थे, सवाल फर्स्ट था और सेकंड, इन दोनों में जो एचसीएफ और एलसीएम निकालते थे तो उनमें क्या था कि सिर्फ 2 क्वेश्चन रहते थे उसमें, ठीक है। मतलब 2 संख्याएं रहते थे। इसमें कितनी संख्या दे दिया है, 3, ठीक है। तो तीनों संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो चलिए मैं सॉल्व करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 को हल करते हैं पहले, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले लिख लेते हैं क्या, हल। इसके बाद दिया है, क्या दिया है स्टूडेंट, दिया है 12, 15 और 21, ठीक है। 12, 15, 21। तो सबसे पहले इनका हम क्या करेंगे, गुणनखंड करते हैं, ठीक है। तो चलिए गुणनखंड करते हैं। तो गुणनखंड कैसे करना है, मैं गुणनखंड यहीं कर देता हूँ, ठीक है, एक एक करके। सबसे पहले हम 12 को लेंगे एक बार, ठीक है। इसके बाद 15 को लेंगे एक बार और 21 को लेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए 12 करते हैं। तो 12 में जैसा कि इसकी इकाई का अंक क्या है, सम, ठीक है। जब इकाई का अंक क्या है, सम, तो हम 2 से उसको डिवाइड करते हैं, है ना। तो 2 6 का 12, ठीक है। पुनः सम है तो 2 का ही जाएगा, मतलब 2 तिहाई 6। अब आ गया क्या, विषम। तो इसमें किसका जाएगा, विषम का ही। तो विषम कौन सा है, 3, तो 3 एकम 3, ठीक है स्टूडेंट। तो फर्स्ट वाला क्या है हमारे पास, 12 इक्वल टू 2 की पावर इंटू 3, एक ये हुआ, ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद दूसरा करते हैं, कौन सा है, ये वाला 15, ठीक है। तो 15 क्या है, इसका इकाई का क्या है, विषम, ठीक है। तो इसका इकाई का अंक जब विषम है तो इसमें विषम संख्या का ही भाग जाएगा। तो किससे देना है, सबसे पहले आपको 3 से, ठीक है। तो 3 से देते हैं, 3 चौके 12, 3 5 15, ठीक है। इसके बाद 5 है, तो 5 में से 5 एक जाएगा, तो 5 एकम 5। तो इसका कितना निकल गया है स्टूडेंट, इसका निकल क्या है, 15 बराबर 3 इंटू 5, ठीक है। इसके बाद कौन बचा, कि लास्ट बचा 21। तो इसमें किसका जाएगा, इसमें 3 का जाएगा, ठीक है। आप लोग देख सकते हो, 3 सत्ते 21 और 7 है, तो 7 में वैसे भी किसी का नहीं जा रहा है, मतलब 7 ही का जाएगा, ठीक है। 7 एकम 7। तो इसका कितना निकल के आया स्टूडेंट, इसका निकल के आया 21 बराबर 3 इंटू 7, ठीक है।
अब क्या याद करना है हमको, जैसे क्वेश्चन बोला है वैसे, ठीक है, एचसीएफ और एलसीएम। तो यहां हम लिख लेते हैं एचसीएफ और एलसीएम, ठीक है, एचसीएफ और एलसीएम ये याद करना है ना, क्वेश्चन में लिखा है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले एचसीएफ याद करते हैं, ठीक है। तो मैं एचसीएफ के लिए क्या बोला था, एचसीएफ के लिए मैं बोला था कि ऐसी संख्याएं जो सभी में उपस्थिति हो, जिसकी उपस्थिति सभी में हो, ठीक है। मतलब 12 में भी हो, 12 के गुणनखंड में भी हो, 15 के गुणनखंड में भी हो, 21 के गुणनखंड में भी हो, और साथ साथ में जिसकी पावर सबसे कम हो, ठीक है स्टूडेंट। तो देखो क्या है कॉमन सम में, यहां भी 3 है, यहां भी 3 है और यहां भी 3 है, ठीक है स्टूडेंट। तो इसका एचसीएफ कितना होगा, 3 होगा, समझ में आया, ठीक है। इसके बाद अब एलसीएम याद करते हैं। तो एलसीएम याद करने के नियम क्या थे कि सभी संख्याओं को एक एक करके लेना है, ठीक है, सभी संख्याओं को एक एक करके लेना है, और उसमें से इनमें से क्या चुनना है कि जिसकी घात सबसे अधिक हो, ठीक है, जिसकी घात सबसे अधिक हो उसी संख्या को लेना है, और सभी से एक एक लेना है, मतलब सभी को एक एक लेना है। मतलब कि मेरे कहने का मतलब क्या है, जैसे 2 है यहाँ, ठीक है, तो 2 को लेते हैं एक बार, ठीक है स्टूडेंट, और सबसे अधिक पावर कितना है, इसी का है 2, ठीक है, तो 2 की पावर 2, ठीक है। इसके बाद कौन है, 3, तो 3 यहां भी है, यहां भी है और यहां भी है, ठीक है। तो किसी एक को लेना है, क्योंकि मैं बोला हूं कि सभी को एक एक बार लेना है, ठीक है। तो क्या है, 3 है तो हम 3 ले लेते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या है, 5 है तो 5 लेते हैं, और क्या है, 7 है, ठीक है स्टूडेंट। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इनका घात तो 1 है, फिर क्यों ले रहे हैं, तो इनकी अधिकतम घात क्या है, 1 है, ठीक है, इसलिए इसको ले रहे हैं कि इसका अधिकतम घात 1 ही है, तब उस संख्या को उसी को लेना पड़ेगा, सीधी सी बात है, ठीक है। तो इसलिए हम सभी को एक एक बार ले लिए, और जिसकी अधिकतम घात हो, यही है एलसीएम निकालने के नियम, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 2 दूना कितना हो जाएगा, 4, और 4 तिया 12, यहां पहुंचे थे, 4 तिया 12, 12 पंचे 60, और 60 इंटू 7 है, ठीक है। तो 7 का करते हैं, तो 7 शून्य 7 42, ठीक है स्टूडेंट। तो कितना आया है, 420। तो हमारा एलसीएम कितना आ गया, 420, ठीक है। यही होगा इसका क्या, एचसीएफ और एलसीएम, ठीक है स्टूडेंट। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आया होगा। इसी प्रकार से सभी क्वेश्चन के निकलेंगे, ठीक है। जिस प्रकार से हम 2 अंक के दिए रहते थे ना, 2 इसके वो दिए रहते थे, जो ये 2 संख्याएं हैं 2 दिए रहते थे, उसका जिस प्रकार से गुणनखंड याद करके हम एचसीएफ और एलसीएम निकालते थे, उसी प्रकार से कुछ नहीं इसमें सिर्फ चेंज किया है कि 3 कर दिया है। अगर 4 कर दे तो भी हम निकाल लेंगे, 5 कर दे तो भी निकाल सकते हैं। तो आपको सिर्फ विधि ध्यान रखना है, ठीक है, इसका प्रोसेस ध्यान में रखना है कि कैसे क्या करना है। मैं एक बार और बता देता हूं कि एचसीएफ और एलसीएम की कैसे पहचान करना है। एचसीएफ की पहचान करने के लिए सबसे कम पावर वाला सम में होना चाहिए, ठीक है। जैसे इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, और इसमें भी 3 है, और सबसे कम पावर कितना है, 1 1 1, ठीक है। इसलिए इसका एचसीएफ कितना होगा, 3 होगा, ठीक है। और एलसीएम निकालने के लिए सभी को एक एक बार लेना है, जितने प्रकार की संख्याएं हैं सभी को एक एक बार लेना है, और सबसे अधिक पावर वाली को लेना है, समझ में आया, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट नंबर के क्या हो गया, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कर लिया, ठीक है स्टूडेंट। मेरे ख्याल सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए दूसरे क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है हमारे पास, 17 है, ठीक है, ये वाला, ठीक है, 17 है। तो 17 का क्या निकालना है हमको, गुणनखंड करना है। इसके बाद और क्या है, 23 है, तो 23 का भी गुणनखंड करना है, ठीक है स्टूडेंट। और 29 है तो 29 का भी गुणनखंड करते हैं, ठीक है।
अब आप लोग इनको देखिए और थोड़ा सोचिए कि इनमें हम ऐसी कौन सी संख्या है जिससे 17 को तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली कंडीशन क्या है कि 17 की जो इकाई का अंक है क्या है, विषम है, और विषम में हम 3 का भाग देंगे तो नहीं जाएगा। किस में नहीं जाएगा, 17 में। 17 में 3 का भाग देंगे तो नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि ये एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, इसलिए इसमें स्वयं का जाएगा। तो मैं क्या बताया था कि जो अभाज्य संख्याएं होती हैं उसमें जिसके दो या दो सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं वो अभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, तो देखिए 17 में 17 एक अभाज्य संख्या है, इसमें केवल 1 का जाएगा और किसका जाएगा, स्वयं का जाएगा, मतलब 17 का ही जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या करना है आपको, 17 से ही इसको डिवाइड करना है। तो 17 एकम 17, समझ में आया। ठीक है, इसके बाद किसका करना है, 23 का। अब 23 भी वैसे ही है। ठीक है, तो इसमें भी 23 का ही जाएगा क्योंकि ये भी एक क्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो 23 में भी 23 का जाएगा, तो 23 एकम 23। ठीक है स्टूडेंट, 29 वो भी एक अभाज्य संख्या है, तो इसमें भी उसी का जाएगा, 29 एकम 29। ठीक है, अब आप लोग सोच रहे होंगे स्टूडेंट कि जब इनका क्या आया है, इनका गुणनखंड क्या आया है, 17 का कितना आया है, 17 इंटू 1। ठीक है, क्योंकि ये 1 है तो एक बार लिख लेते हैं 1 एकम 1। ठीक है, साल भर 1 1 है तो 1 लिख लेते हैं। आप लोग लिख सकते हो, ना भी लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो मैं एक चीज बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखना। ठीक है, 23 का गुणनखंड कितना आया है, 23 इंटू 1, और 29 का कितना आया है, 29 इंटू इक्वल टू 29 इंटू 1। ठीक है, 1 लिख सकते हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, क्योंकि जब एक एक संख्याएं आए तो उनका जो एचसीएफ है वो 1 हो जाता है। कहने का मतलब मेरा ये है कि जब हम इसको गुणनखंड के रूप में तोड़े तो एचसीएफ निकालने की क्या तरीके हैं, एचसीएफ ज्ञात करने के लिए कंडीशन क्या था कि सभी में वो कॉमन होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो सभी अलग अलग हैं। 17 अलग है, 23 अलग है, और 29 भी अलग है। तो जब इनके सभी गुणनखंड अलग अलग आ रहे हैं, सभी के गुणनखंड अलग अलग आ रहे हैं, तब इस कंडीशन में क्या हो जाता है कि उस संख्याओं का उस जो ये सवाल दिए हैं इनका जो एचसीएफ है वो हमेशा 1 होता है। जिसका कहने का मतलब मेरे ये है कि जिसका कोई भी एचसीएफ नहीं होता उसका हमेशा 1 एचसीएफ हो जाता है। ठीक है, तो इसका एचसीएफ कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, तो मैं यहां लिख दे रहा हूं एचसीएफ बराबर 1। ठीक है, अब क्या ज्ञात करना है, एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम में मैं क्या बताया था कि सभी को एक बार लेना है। मतलब स्टूडेंट चलिए इसका एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सभी का एक एक लेना है। मतलब ये जो इनके गुणनखंड आए हैं इनका एक एक लेना है। मतलब इससे 17 लेना है, इससे 23 लेना है, और इससे सॉरी कहीं मिस्टेक हो गया है, यहाँ कितना लेना है, इसको इधर लिख देते हैं, सॉरी स्टूडेंट। ठीक है, क्या है 23 इक्वल टू 23 इंटू 1। ये कौन सा है, 29 इक्वल टू 29 इंटू 1। ठीक है, तो ऐसे निकालने के लिए क्या करना है, अपने को सभी संख्याओं को एक एक बार लेना है। ठीक है, और सबसे अधिक घात वाला होना चाहिए। तो कौन से है, यहाँ 17 है, 23 है और 29 है। ठीक है, तो चलो ले लेते हैं इनको एक एक बार। मैं कहा कर दूं, यहाँ करते हैं। ठीक है, 17 इंटू 23 इंटू 29। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लीकेशन कराते हैं। पहले 23 गुना 17 करते हैं, है ना। 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 51 की एक हाथ सिलाई 5। ठीक है, 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 34 और 5 कितना हो जाएगा, 39। ठीक है, तो ये हो गया। तो कितना आएगा, 391। 391 के साथ किसका गुना करेंगे, 29 का। ठीक है, तो इसका भी कर देते हैं। 9 एकम 9, 9 ना 81 की एक हाथ सिलाई 8, 9 एकम 9, 9 18, 9 तिया 27, और 8 कितना हो जाएगा
27 8 7 2 14 1 15 हाथ सिलाई 1 और 2 1 3। ठीक है, तो नहीं होगा ना, 9 18 9 दिया 27 27 और 8 35। ठीक है, तो ये कितना है स्टूडेंट 35। इसके बाद कौन सा बच गया 2 2 एकम 2 और 9 एकम 9 9 दूनी 18 18 की 8 हाथ सिलाई 1 3 3 3 9 6 6 और 1 7। तो अपने पास कितना आया 9 2 और 1 30 5 5 10 और 3 13 13 3 हाथ सिलाई 1 7 और 1 8 9 10 और 1 11। ठीक है स्टूडेंट, अपने पास आंसर कितना आ रहा है 11 349। ठीक है, यही होगा क्या आंसर स्टूडेंट। ठीक है, तो ऐसे ज्ञात करना है आप लोगों को एचसीएफ और एलसीएम। ठीक है, इसी प्रकार से हम थर्ड क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए नोट। तो स्टूडेंट आप क्वेश्चन तीसरा को सॉल्व करते हैं। ठीक है, वो भी उसी प्रकार से एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो चलिए तीसरा को सॉल्व करते हैं फटाफट। ठीक है, तो एक एक करके निकाल लेते हैं। 8 का एक बार लिख लेते हैं। ठीक है, आठ है और कौन सा है 9 है और 25 है। ठीक है स्टूडेंट, तो 8 का इसमें 2 का जाएगा, 2 चौके 8 2 एकम 2 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। ठीक है, तो इसका गुणनखंड कितना है स्टूडेंट, इसका आया 8 बराबर 2 की पावर 3। ठीक है, और इसका निकालते हैं 3 का जाएगा 3 3 का 9 3 एकम 3। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका कितना आया 9 इक्वल टू 3 की पावर 2। ठीक है, और इसमें जाएगा किसका 5 का जाएगा, तो 5 25 और 5 एकम 5। ठीक है, तो इसका कितना आया 25 इक्वल टू 5 की पावर 2। ठीक है स्टूडेंट, अब मैं क्या बताया था, अभी बताया हूं जस्ट कि यदि किसी संख्याओं का हम एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करते हैं तो उस संख्याओं में अगर एचसीएफ हमको नहीं निकलता, मतलब कहने का मतलब क्या है, इन तीनों के गुणनखंड में कुछ भी कॉमन नहीं है, तब इस कंडीशन में एचसीएफ क्या होगा, इस कंडीशन में एचसीएफ होगा 1। ठीक है स्टूडेंट, तो हम एचसीएफ क्या मान लेंगे यहाँ, एचसीएफ 1 होता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि यदि इनसे इनके गुणनखंड करने के बावजूद हमको एचसीएफ प्राप्त नहीं हो रहा है, मतलब एचसीएफ मतलब तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तब उस कंडीशन में हमको एचसीएफ क्या मानना है 1 मानना है। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए मैंने एचसीएफ 1 लिख दिया है, अब एलसीएम ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो एलसीएम जैसा कि मैं अभी पिछले क्वेश्चन में बताया हूँ कि सभी का अधिकतम घात होना चाहिए और सभी का सभी संख्याओं को एक एक बार लेना है। ठीक है, तो क्या है 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। ठीक है स्टूडेंट, तो इनको अब गुना करते हैं हम, है ना, तो 2 2 2 4 4 4 4 दूनी 8, इसका कितना हो जाएगा 8 इंटू 3 3 का 9 हो जाएगा ये, और ये 5 25 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन कराते हैं तो 72 इंटू 25। ठीक है, अब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करा देते हैं, 5 1 5 5 दूनी 10 के शून्य हाथ सिलाई 1 और 7 5 35 और 1 36 इंटू 2 1 2 2 दूनी 4 और 7 1 10 7 दूनी 14, 0 के 0 6 4 10 के 0 हाथ सिलाई 1 4 और 3 कितना हो जाएगा 6 1 7 1 8। ठीक है, और 1 का 1, तो कितना है स्टूडेंट, इसका एलसीएम कितना है 1800। ठीक है, तो इस प्रकार से कोई ज्यादा कठिन नहीं है, सरल सरल है, एकदम सिंपल सिंपल है, एक बार समझ लोगे तो बनने लगेगा ऑटोमेटिक। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर तीसरा फाइनल कंप्लीट। ठीक है स्टूडेंट, और समझ में नहीं आ रहा हो तो कमेंट करना। ठीक है, और इसके बाद हम कौन सा क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर
चौथा। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए इसको नोट कीजिए। तो स्टूडेंट मैं क्वेश्चन नंबर चौथा लिख दिया हूँ बोर्ड पे। ठीक है स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर चौथा को हल करते हैं। मैं एक बार पढ़ के सुना दे रहा हूँ, ठीक है, अच्छे से समझिएगा। ठीक है, क्या दिया है? प्रश्न क्रमांक चौथा, HCF, ठीक है, HCF 306 और 657 बराबर कितना है? 9 दिया है। ठीक है, अच्छे से समझ रहे हैं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, क्या लिखा है? HCF 306 और 657 बराबर 9 दिया है। ठीक है, तो एलसीएम 306 और 657 ज्ञात कीजिए। मतलब इसके कहने का मतलब क्या है स्टूडेंट? इसके कहने का मतलब ये है क्वेश्चन का कि आप लोगों को मैं क्वेश्चन नंबर दूसरा में क्या बताया था कि किसी दो संख्याओं अभाज्य संख्याओं के गुणनफल बराबर क्या होता है? HCF इंटू LCM। इसी को पढ़े थे ना क्वेश्चन नंबर दूसरा में। ठीक है स्टूडेंट, तो क्या होता है? किसी दो अभाज्य संख्याओं के गुणनफल बराबर क्या होता है? HCF इंटू LCM। जब हम जांच करते थे तब। ठीक है, तो इससे ये सिद्ध होता है कि हमको ये ज्ञात करना है कि HCF किसी दो संख्या दी है 306 और 657 कोई दो संख्या है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका HCF कितना दिया है? 9 दिया है। ठीक है, तो वो दो संख्याएं कौन कौन से हैं? देखो दो संख्या 306 इंटू 657। ठीक है, तो 306 इंटू 657 ये दो संख्याएं हैं। कौन सी दो संख्या है? दो अभाज्य संख्याओं का ये गुणनफल है। ठीक है, तो गुणन के रूप में इसको लिख दिए। ठीक है, इसके बाद क्या है? HCF। अब HCF क्या है? HCF बराबर कितना दिया है हमको? 9। ठीक है, तो क्या बोला है कि LCM ज्ञात कीजिए, तो हमको तो LCM ज्ञात ही नहीं है, तो यहाँ लिख देते हैं क्या? LCM। इसी को हमको ज्ञात करना है। समझ में आया? तो क्या होगा स्टूडेंट? देखो ये मैं जैसे लिख दे रहा हूँ, इसको इधर ले आता हूँ, इसको इधर ले जाता हूँ। ठीक है, इससे कंफ्यूज नहीं होना, लिखने के सिर्फ मैं तरीके बदल रहा हूँ, या फिर मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूँ। ठीक है, 306 इंटू 657 इक्वल टू 9 को इधर ले आते हैं पक्षांतर करके, तो ये अपॉन में आ जाएगा 9। ठीक है, तो बटे में आ गया मतलब LCM। ठीक है, जो कि हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्या होगा? चलो इस 9 से इसको काट के देखते हैं। तो 9 से इसको काटेंगे तो कितने बार कहीं कट जाए, है ना? कट जाना चाहिए। ठीक है, 306 को 9 से भाग देते हैं तो कितना होगा? 9 को 9 9 18 9 3 27 9 चौके 36 36 ज्यादा है ना? तो 9 को 9 18 9 27 कितने बार में? 3 बार में। ठीक है, तो बचे कितने स्टूडेंट? ये तो 10 हुआ, तो 10 में से 7 गया तो कितना बचा? 3, और 2 में से 2 गया तो 0, और ये हो जाएगा 9 चौके 36। मतलब कितने बार में जा रहा है स्टूडेंट? 34 बार में। ठीक है, तो ये 34 बार में कट गया, मतलब ये 306 9 से 34 बार में कट जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो कितना बचा? 34 इंटू 657 इक्वल टू क्या है? LCM। ठीक है, अब देखो इनका मल्टीप्लीकेशन करा देते हैं, तो मल्टीप्लीकेशन में काम कर दूं, यहां कर दे रहा हूं। ठीक है, किसका? 657 इंटू 34। ठीक है, तो 4 का मल्टीप्लीकेशन करते हैं सबसे पहले, तो 7 1 7 7 2 14 7 1 7 चौके 28 28 की 8 हाथ सिलाई 2। ठीक है, इसके बाद 5 चौके 20 20 और 2 22 22 की 2 हाथ सिलाई 2। ठीक है, 6 चौके 24 25 26 ये हुआ। ठीक है, 7 तिया 21 21 की 1 हाथ सिलाई 2। ठीक है, 5 तिया 15 16 17 फिर 7 हाथ सिलाई 1। ठीक है, और 6 6 6 12 6 तिया 18 1 19 कितना है अपने पास? 8 2 1 3
6 दूनी 12 1, 3 हंसलाई 1, 9 के बाद 10 11 1, 12 की 2 हंसलाई 1 और 1 1 2, कितना आया स्टूडेंट 22 338। अपने पास कितना आया एलसीएम 22 338। ठीक है, तो मैं यहां लिख दूं एलसीएम बराबर 22 338। ठीक है स्टूडेंट, यही होगा इसका फाइनल आंसर। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आया होगा। आंसर चेक कर लो एक बार। ठीक है स्टूडेंट, ठीक है आंसर। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आया होगा। कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। क्वेश्चन को कैसे समझना है कि यहाँ दिया है एचसीएफ बराबर 306, 657। ठीक है, बराबर क्या है 9। मतलब इसके कहने का मतलब ये है कि एचसीएफ बराबर कितना दिया है 9 दिया है। समझ में आया। ठीक है, इसके बाद क्या बोला है एलसीएम 306 और 657 ज्ञात कीजिए। मतलब हमको एचसीएफ दिया है लेकिन एलसीएम नहीं दिया है, एचसीएफ दिया है लेकिन एलसीएम नहीं दिया है। तो हम ये फॉर्मूला को जानते हैं, जिससे अभी पिछले क्वेश्चन में हम इसी का उपयोग करके जांच कर रहे थे। ठीक है, एचसीएफ और एलसीएम की जांच कर रहे थे। तो क्या था ये कि किसी दो अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के बराबर क्या होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो कुछ नहीं करना है, दो अभाज्य संख्याएं कौन कौन से हैं 306 और 657। तो इन दोनों को ऐसे लिख दोगे। इसके बराबर में क्या होता है एचसीएफ, एचसीएफ कितना है हमारे पास 9 है, और एलसीएम क्या है जिसको ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम एलसीएम को ऐसे लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद इन लोगों को इधर ले आएंगे और फिर इसको 9 से इसको काट देंगे, कट रहा है तो, और फिर काटने के बाद गुणा कर देना, और गुणा करने के बाद आपके पास एलसीएम आ जाएगा और ये क्या कहलाएगा आप लोगों का आंसर। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है स्टूडेंट, इसको नोट कीजिए। तो चलिए स्टूडेंट, मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 की ओर ले चलता हूँ। ठीक है स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 5 में पढ़ के सुना दे रहा हूँ, इसके बाद इसको हम बड़ी आसानी से हल करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5वां। ठीक है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या, क्या है एक बार और सुनो, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। आप लोगों को बताना है कि क्या जो ये संख्या है n प्राकृत संख्या है, ये संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। मतलब इसके कहने का मतलब क्या है, ऐसी संख्या है क्या है 6 ऐसी संख्या है जो किस पे समाप्त हो 0 पे, मतलब जिसके लास्ट टाइम की क्या है इकाई टाइम क्या है 0 है। ठीक है, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं, है ना। तो यहां लिखोगे क्या हल, क्या लिखा है, हम जानते हैं कि जिस संख्या के गुणनफल या फिर गुणनखंड लिखना, सॉरी यहाँ क्या लिखना है गुणनखंड 2 और 5 होगा उस संख्या पर उस संख्या 0 पर समाप्त होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इसके कहने का मतलब क्या है कि जिस संख्या के गुणनखंड 2 और 5 होगा, ठीक है, उसी संख्या का जो गुणनफल आएगा वो 0 में समाप्त होगा। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, है ना।
तब लिखना यहाँ, तब प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या बेटा, यहाँ प्रश्नानुसार क्या करना है आप लोगों को, देखो क्या है हमारे पास 6n। अब 6n को हम तोड़ेंगे तो किस प्रकार से तोड़ सकते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, इस रूप में लिख सकते हैं। तो इसको क्या लिखोगे, 3 की पावर n और 2 की पावर n लिख सकते हैं ऐसा, ठीक है। इसके बाद इसको और क्या कर सकते हो, देखो यहां 2 तो है लेकिन क्या नहीं है, 5 नहीं है। यदि यहाँ 3 के जगह पे 5 होता, ठीक है, तो हम कह सकते थे कि जो 6n है, 6 की पावर n है, यह 0 पर समाप्त होगा, ठीक है स्टूडेंट, है ना। लेकिन यहाँ क्या नहीं है, 5 नहीं है, क्या है, 3 है, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोलेंगे कि अतः, यहाँ क्या लिख देंगे अब, अतः यह 0 पर समाप्त नहीं होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो ये 0 पे समाप्त नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसके 5 और 2 की जरूरत रहता है। कंडीशन क्या बोल रहा है, हम जानते हैं कि जिस संख्या की गुणनखंड 2 और 5 होगा वही 0 पे समाप्त होगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए 5 इंटू 2, 5 दूनी 10, मतलब इसकी इकाई का क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। इसीलिए बोला है कि 5 और 2 ही होना चाहिए, ठीक है। अतः क्या है, सत्य नहीं है, तो हम क्या लिख सकते हैं, समाप्त नहीं होगी, ठीक है। तो ये हो गया, इतने लिख दो, इतने को क्या कर देना, आंसर, ठीक है स्टूडेंट। बस इतना सा करना है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो मैं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैं इनको बता रहा हूँ, और सभी क्वेश्चन को इसी प्रकार से बताऊंगा, मैं एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, आप लोग इसको नोट कर लेना, ठीक है स्टूडेंट। तो करिए नोट। तो चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6वां ये लिखा है, मैं एक बार इसको भी पढ़ के सुना दे रहा हूँ, इसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्या है, प्रश्न क्रमांक 6वां, व्याख्या कीजिए कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, ठीक है, और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है, ठीक है। तो इसको पूछा है कि ये भाज्य संख्या क्यों है, ठीक है। तो हमको इसी को बताना है कि ये इनको सॉल्व करके बताना है कि ये भाज्य संख्या क्यों है, ठीक है। तो चलिए इसको बोर्ड की ओर देखिए, मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। हल एक एक करके सॉल्व करते हैं हम, पहले इसको फर्स्ट वाले को ले लेते हैं, ठीक है। तो दिया है, क्या दिया है स्टूडेंट, हमको दिया है, देखिए दिया है हमको, कितना दिया है, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, ठीक है स्टूडेंट। तो इसको क्या करना है आप लोगों को, यहां से देखो क्या कॉमन है, यहां से 13 कॉमन है, तो 13 को क्या ले लोगे, कॉमन, ठीक है। कॉमन लेंगे तो कितना बचा, 7 इंटू 11 इंटू 1 प्लस 1, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, 13 को हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ 1 बचा और यहाँ भी 1 बचा। अब इसका मल्टीप्लीकेशन करा देते हैं, तो 13 11 7 77, 77 एकम 77 प्लस 1 है ना, तो कितना हो गया, 13 इंटू 77 और 1 78, ठीक है। तो अब इसको क्या करना है तुमको, यहां क्या लिख सकते हो कि ये भाज्य संख्या क्यों है बताना था, है ना। तो इसके क्या है, इसके गुणनखंड हैं, इसके क्या है, यहां लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, अतः दी हुई दोनों संख्याएं क्या है स्टूडेंट, भाज्य हैं, ठीक है।
इसलिए यह है भाज्य संख्याएं है, सीधी सी बात। ठीक है भाई, ये दोनों संख्याएं क्या है, भाज्य, इसीलिए क्या है, भाज्य संख्याएं है। समझ में आया? ठीक है, इसी प्रकार से हम ये दूसरे पॉइंट को भी हल करेंगे, सेम इसी प्रकार से होगा सब। ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया तुम्हारा एक आंसर। दूसरा आंसर भी निकालते हैं। दूसरा क्या है, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। ठीक है, अब देखो इससे कॉमन क्या है, इससे कॉमन यहाँ से 5 है, यहाँ से 5 है, तो 5 को बाहर ले लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, 5 बाहर आया तो कितना बचा, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, सॉरी 5 तो नहीं लिखना है ना, 5 तो कॉमन लेंगे, तो 5 की जगह क्या लिख देंगे हम, 1। ठीक है, 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। ठीक है, समझ में आ रहा है स्टूडेंट, है ना। तो यहां से क्या होगा, देखिए 7 42 हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, और 42 एकम 42 और 42 4, 42 इंटू 4 कितना होगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 चौके 16, 168 यहाँ पहुंचे हैं ना 168 के साथ। इसके बाद 3 बचा, तो 3 का भी कराओ, तो 8 का 24 की 4 हाथ सिलाई 2, इसके बाद 6 कम 6 दिन बाद 6 के 18, 18 और 2 कितना हो जाएगा 19 20, 20 के शून्य हाथ सिलाई 2, 3 एकम 3 और 2 5। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद क्या बचा है, 2 बचा है ना, तो 2 का भी कराओ इसके साथ, तो कितना हो जाएगा 4 एक 4, 4 दूनी 8, 0 की 0, 5 दूनी 10। ठीक है, इतना होगा ना, 2 चौके 8 और 2 शून्य शून्य और 2 पंचे 10। ठीक है, और क्या बच गया, 1 है, तो 1 का तो इतना ही होगा। ठीक है, तो 1008 आया। ठीक है, 1008 और 1008 और प्लस में क्या है 1, तो ये प्लस में 1 को जोड़ो तो कितना हो जाएगा, टोटल 1009 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, समझ गए, तो ये कितना हो गया 5 इंटू 1009। ठीक है, तो अतः क्या कह सकते हैं कि दी हुई संख्या, दोनों संख्याएं क्या है, इसके भी क्या है वही, अतः दोनों संख्याएं क्या है, भाज्य है, इसलिए यह भाज्य है। ठीक है, ये जो होगा क्या इसकी आंसर। ठीक है स्टूडेंट, समझ आए आप लोगों को। ठीक है, तो नोट करो इसको। ये स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7वां है। ठीक है, और इस प्रश्नावली का ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको हल करते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो इसको ध्यान पूर्वक देखना, ये जितना लिखा है उतना तो है नहीं। ठीक है, ये बहुत छोटा है, हालांकि ये लिखा तो काफी चढ़ा बढ़ा के लिख दिया है, इतना सारा लिखा है तो स्टूडेंट घबरा जाते हैं क्वेश्चन को देख कर ही। ठीक है, तो आप लोगों को घबराना नहीं है। ठीक है, बिल्कुल एकदम सरल है, एलसीएम निकालना है, कुछ निकालना है। ठीक है, तो मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ के सुना दे रहा हूँ स्टूडेंट, आप लोग देखिएगा। ठीक है, तो क्या है, प्रश्न क्रमांक 7वां, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, किसी खेल के मैदान, मान लो कि कोई खेल का मैदान है, मान लो कैसा होता है, एकदम गोल। ठीक है, एक वृत्ताकार पथ मतलब वृत्त के तरीके का है। ठीक है, वृत्त जैसा है। ठीक है, मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। ठीक है, पथ मतलब रास्ता, इसके चारों ओर एक क्या है, वृत्ताकार पथ। ठीक है स्टूडेंट, है ना, तो इस मैदान का एक चक्कर लगाने में, इस मैदान का है ना एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। मान लो कोई सोनिया नाम की लड़की है। ठीक है, सोनिया में लिख दे रहा हूँ, सोनिया नाम की कोई लड़की है, इसको कितने मिनट लगते हैं, 18 मिनट। ठीक है, एक चक्कर लगाने में। ठीक है स्टूडेंट, है ना, लगते हैं। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं, मतलब रवि भी है। ठीक है, यही पास क्या है, कोई रवि नाम का लड़का भी है यही, है ना, तो उसको कितने मिनट लगते हैं, 12 मिनट लगते हैं। ठीक है, तो रवि को कितने मिनट लगते हैं, 12।
ठीक है, एक चक्कर लगाने में। ठीक है स्टूडेंट, तो मान लीजिए कि दोनों एक ही समय में एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं, मतलब ये दोनों एक ही समय में, ठीक है स्टूडेंट, एक ही समय में एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं, तो कितने समय बाद पुनः वह प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, मतलब जहां से ये स्टार्ट किए हैं वहीं पुनः कितने समय बाद मिलेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो क्वेश्चन को आप लोग और अच्छे से पढ़ लेना, मैं एक बार पढ़ के बता दिया। ठीक है, अब देखना इसको कितना सिंपल है एकदम। ठीक है, सिर्फ पढ़ के समझना है, बाकी सॉल्व करना तो बहुत आसान है। ठीक है, तो चलो करते हैं, है ना। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं हम, जैसा कि लिखते हैं हल। ठीक है स्टूडेंट, हल लिखेंगे, इसके बाद एक बार 18 का एलसीएम निकालेंगे और एक बार किसका 12 का। ठीक है, तो यहाँ 18 लिख दो, है ना, 2 9 18, 3 3 का 9, 3 एकम 3। ठीक है स्टूडेंट, है ना। इसके बाद इसका 2 6 का 12, 2 तिहाई 6 और 3 एकम 3। ठीक है स्टूडेंट, अब इसके गुणनखंड कितने हो गए 18, 2 इंटू 3 पावर 2, इसकी कितने हुए 12 इक्वल टू 2 की पावर 2 इंटू 3। ठीक है, तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे आप, मैं बता चुका हूँ। ठीक है, एलसीएम निकाल लेते हैं, क्या लेना है, 2 को लेंगे तो किसकी पावर ज्यादा है, इसकी, तो इसको लेते हैं 2 की पावर 2, और 3 3 भी दोनों में है, तो पावर जिसकी ज्यादा होगी उसको लेंगे। ठीक है, तो 3 की पावर 2। ठीक है स्टूडेंट, तो कितना हो जाएगा ये 2 2 नी 4 और ये 3 3 का 9, 9 चौके 36, तो कितने मिनट लगे, मिनट। ठीक है स्टूडेंट, कितने मिनट लगे 36 मिनट लगे, मतलब 36 मिनट बाद वो दोनों एक दूसरे से पुनः उसी स्थान पर मिलेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, काफी सरल था। एलसीएम निकाले, एलसीएम निकालने के बाद गुणनखंड किए, गुणनखंड करने के बाद इसके एलसीएम निकाल दिए, तो इसका 36 मिनट निकल के आ गया। ठीक है, ये लिखा तो काफी सारा है, लेकिन इसका आंसर एकदम शॉर्ट में है, बिल्कुल छोटा। ठीक है स्टूडेंट, तो मेरे ख्याल से आज का क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है स्टूडेंट, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। ठीक है, इसके बाद फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, नए प्रश्नावली के साथ। प्रश्नावली है 1.2। ठीक है स्टूडेंट, तो कल इसी समय फिर से मिलेंगे। नमस्कार।